अगर 100 रुपया महीना भी नहीं दे सकते तो आपको क्या हक है, आपको क्या अधिकार है अपने आप को गवर्नमेंट कहलाने का। AP24 न्यूज से मैं शीता श्रीवास्तव। आज लखनऊ के माल एवेन्यू स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस द्वारा कृषि विधेयक के विरोध में प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें भारत के किसानों की समस्याओं को पंजाब सरकार के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने पत्रकारों के सामने बयान किया और कई घोटालों का खुलासा भी किया। उत्तर प्रदेश के गैरतमंद धरती के गैरतमंद बेटे और बेटियों, मेरे हमवतनों, सबसे पहले तो मैं लखनऊ की जो तमाम प्रेस कोर है, मैं आपका इस बात का बड़ा मशकूर और ममनून हूँ कि आप सब अपनी मसरूफियत को छोड़ के आज कांग्रेस की प्रेस ब्रीफिंग में आप आए हो। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं तमाम अपने जो मेरे साथी हैं यूपी से, मैं इनका भी धन्यवाद इसका करता हूं कि वो हमारे पंजाबी में एक मुहावरा है, मैं आज लखनऊ पहुंचा तो इन्होंने मुझे अपने हाथों पे नहीं अपनी आंखों पे बिठा लिया। आपने मुझे अपनी आंखों पे बिठा लिया, इस बात का मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। साहब, मैं आज कांग्रेस पार्टी का नुक्ते नज़र जो एग्रीकल्चरल के एतबार से जो पहले ऑर्डिनेंस थे, अब उनको कानून की शक्ल दे दी गई है, तो कांग्रेस पार्टी का मैं नुक्ते नज़र बयान करने के लिए मैं आज खुसूसी तौर पे मैं लखनऊ, जो कि बहुत वकारी और हसीन शहर है हिंदुस्तान का, मैं वहाँ पहुँचा हूँ। तो मैं एक बात तो अपने बयान करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि यूपी का जो किसान है बहुत सादा किसान है, पर इतना भी सादा नहीं है कि अपना नफ़ा और नुकसान ना पहचान सके। यूपी का किसान सादा ज़रूर है, पर इतना भी सादा नहीं है कि चोर और चौकीदार की उसको समझना है। यूपी का किसान सादा ज़रूर है, पर इतना भी सादा नहीं है कि उसको शराब और शरबत का फ़र्क पता नहीं है। यूपी का किसान सादा तो ज़रूर है, पर इतना सादा भी नहीं है कि कातिल कौन है और मकतूल कौन है इसको उसका पता नहीं है। इस बात का मुझे कोई शक नहीं है। और अगर मैं आपको याद, आपके सुनने वालों को जो काले कैमरे की आंखों से देख रहे हैं आज की प्रेस ब्रीफिंग, मैं उनको अगर ये याद दिलाता चलूं कि आज से 6 साल पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फार्मर, किसान की जो आमदन है उसको डबल करने का हलफ लिया था कि हम किसान की इनकम को डबल कर देंगे। और मैं ये कोई सियासी शोखाबाजी से या सियासी रंजिश से ये आपको बात नहीं कह रहा कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ बीजेपी के दौरे हुकूमत में 3.1% है, जबकि यूपीए के टाइम में ये 4.3 थी। तो जो ये वादे करके गए थे कि हम डबल कर देंगे, और मैं ये भी आपको बताता चलूं कि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 14 साल हो गुजरे हैं, सबसे कम अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो इस साल में। और जो एग्रीकल्चर प्राइसेस हैं, जो दाम है किसान की उपज के, 18 साल से सबसे ज़्यादा अगर कोई कमतरी आई है तो इस साल में आई है। यही प्रधानमंत्री बोला करते थे कि हम स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन प्लस 50% दिलवाएंगे, तो उस वादे से तो मुनकर हैं। और मैं शायद यूपी में इस बात की दिलचस्पी ना हो कि जो CACP होती है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो सिफारिशात देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि दाम क्या होने चाहिए, MSP क्या होनी चाहिए, तो इस साल जो सिफारिशात उन्होंने दी थी
उन्होंने बोला कि इस साल जो फूड इन्फ्लेशन है, महंगाई है सीरियल्स में, वो 8.6 है, लिहाजा किसान को 6.6% का इजाफा ये आप गेहूं में दे दें और 5.9% इजाफा आप पैडी में दे दें, चावल में दे दें। और ये मैं रिकॉर्ड से बोल रहा हूँ, इसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद। पिछले 10 साल में अगर सबसे कम एमएसपी में इजाफा हुआ है खरीफ में और रबी में, तो इस साल हुआ है, जबकि गेहूं में इन्होंने 2.6% इजाफा दिया है, 50 रुपये, और चावल में इन्होंने 2.9% दिया है। मेरी अकल दंग है, मेरी अकल से बालातर है कि ये प्राइम मिनिस्टर ने और एग्रीकल्चर मिनिस्टर पार्लियामेंट में अनाउंस किया कि हमने 50 रुपये बढ़ा दिए। आज तक पार्लियामेंट में कभी, और अगर इतना कम बढ़ाना था तो फिर पार्लियामेंट में बयान देने की ज़रूरत नहीं थी। सब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि CACP, यही कमीशन जो है, इन्होंने भारत सरकार को ये भी सिफारिश करी है कि जो ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट है, जो गेहूं, चावल, मक्की, सरसों जो गवर्नमेंट MSP पे खरीदती है, CACP ने बोला है कि इसका रिव्यू ज़रूरी है। और CACP की ये भी सिफारिशात है कि जो किसान को सब्सिडी मिलती है फर्टिलाइज़र पे, खाद पे जो सब्सिडी मिलती है, उसको किसान के खाते में डायरेक्ट DBT, डायरेक्ट ट्रांसफ़र जो है वो कर दी जाए। और कितनी कर दी जाए? 5,000 रुपया एवरी फार्मर, नॉट एकड़, फार्मर। तो अगर ये दोनों सिफारिशात अगर मान लो जो उन्होंने कही हैं, सरकार ने कही होंगी, तो इसका मतलब है कि जो MSP पे धान या गेहूं खरीदते हैं उस पर सवालिया निशान खड़ा हो गया। और दूसरा है कि फर्टिलाइज़र सब्सिडी जो है, जैसे उत्तर प्रदेश है, ये एक प्रोडक्शन स्टेट है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर अनाज की होती है, ये भरम में ना रहना, पंजाब में नहीं होती, उत्तर प्रदेश में होती है। और अगर फर्टिलाइज़र सब्सिडी से, इसका मतलब एक थैला हर 6 महीने बाद सब्सिडी का वो किसान को मिल जाएगा। और अगर कोई खेती करता है तो उसको ये बखूब मालूम होगा कि एक थैले से काम नहीं चलता, कई खेत में 2 थैले भी लगते हैं, 3 थैले भी लगते हैं। तो हमें इस बात का शदीद एतराज़ है, शदीद रंज है कि ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट भी ख़त्म होगी, फर्टिलाइज़र सब्सिडी है वो भी महदूद कर दी जाएगी, MSP की जो रेट है इन्फ्लेशन के रेट से भी ये कम है। और इस साल जो आज से 1 महीना बाद किसान अपना धान बेचेगा या अप्रैल में गेहूं बेचेगा, पिछले साल के बनिस्बत ही विल गेट अ लोअर प्राइस। वो कम दाम इन रियल टर्म्स, अगर इन्फ्लेशन को उस पर जोड़ दिया जाए, 50 रुपये तो मैं मानता हूँ, पर 50 रुपये अब आप देखें कि इन्होंने इलेक्शन जीता, जनरल इलेक्शन, तो उन्होंने एक बोला कि PM किसान देंगे कि एक खते गुर्बत से या एक सर्टन कैटेगरी के किसान है, हर महीने प्रधानमंत्री उनके खाते में 500 रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डालेगी। मैं आज आपको ये अगर मैं बताता चलूं कि 1 एकड़ में 2 फसल आपने करनी है, गेहूं और धान की करनी है, तो डीजल कितना लगता है? जो हमारा आंकड़ा है 50 लीटर लगता है पूरे साल में 1 एकड़ में। चलो आप 50 से भी कम कर लो, क्योंकि पंजाब में हो सकता है ज़्यादा डीजल लगता हो, छोटे स्टेट्स या जहाँ खेती इतनी अच्छी नहीं है तो 30 लीटर लग जाता है। जब UPA की सरकार थी, डीजल के 1 लीटर पे 3 रुपया 56 पैसे टैक्स था, एक्साइज टैक्स जिसको एक्साइज बोलते हैं, पेट्रोलियम पे एक्साइज।
आज एक्साइज जो है 40 रुपए, तो अगर आप 30 लीटर भी लगा लो और ये फर्क लगा लो, और छोटा किसान आप 5 एकड़ से कम का लगा लो, तो एक किसान को 6,000 रुपया तो डीजल के दाम की वजह से गवर्नमेंट को ज्यादा देना पड़ रहा है। तो ये जो पीएम किसान है, हकीकत में ये बेमायने है। बेमायने मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने वही डीजल के एक्साइज टैक्स में जब से मोदी जी आए हैं 894% का इजाफा हुआ है। 100% का नहीं, 100% का मतलब होता है दुगना, 200%, 300%। मैं कह रहा हूं 894% डीजल में इन्होंने कच्चे तेल जो है, कच्चे तेल की कीमत आलमी मंडी में बहुत गिरावट आई है, पर हिंदुस्तान में ये गिरावट जो है वो एक्साइज, जैसी गिरावट आती है एक्साइज बढ़ाते जाते हैं। हमें इस बात का भी रंज है। और मैं अगर आपको ये भी बताता चलूं कि जब से जीएसटी का निज़ाम नाफिज हुआ है, तो जितने भी किसान के लिए जो इक्विपमेंट आता है, चाहे वो ट्रैक्टर है, चाहे ट्रैक्टर की इम्प्लीमेंट्स हैं या जो भी है, उसमें भी क्योंकि किसान इनपुट टैक्स क्रेडिट तो ले नहीं सकता, तो वो सारा जो है तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए का ये बोझ जो है जीएसटी के आने से पड़ गया। और अगर आप मेरी बात पे यकीन करेंगे, अगर कोई 6 साल में, 7 साल में, 10 साल में कभी मौका मिलता है, आप देखते हैं कभी प्याज की दाम बढ़ गए, कभी आलू के दाम बढ़ गए, तो किसान को प्रॉफिट नहीं लेने देते, या तो एक्सपोर्ट बंद कर लेते हैं या इंपोर्ट कर देते हैं ताकि किसान को इसका लाभ ना हो सके। तो मैं आज ये भी किसी सियासी शोखाबाजी से नहीं कह रहा कि जो दिहाड़ीदार है, जो किसान के खेत में काम करता है, पिछले 1 साल से दिहाड़ी में एम्प्लॉयमेंट जो वेजेस है उसमें इजाफा कितना हुआ है? 0%। और जिस साल यूपीए की हमने सरकार छोड़ी थी, दिहाड़ीदारों का 38% उसमें इजाफा हो गया था। आज यूपी का जो किसान है, गवर्नमेंट ने 14,000 करोड़ रुपया बकाया यूपी के किसान का देना है। आज भारत में हर घंटे एक किसान खुदकुशी कर रहा है। किसान खुदकुशी का जो रेट है 1 पर आवर, एक दिन में 24 किसान हिंदुस्तान में खुदकुशी कर जाते। किसान की जो हालात है वो काबिले रहम है। और मैं ये बात भी, मुझे इस बात की शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं उस देश का शहरी हूँ जहाँ जब से मोदी जी आए हैं तो जो इंडस्ट्री है, कॉरपोरेट घराने हैं, उनकी जो कर्ज माफ़ी हुई है वो 6.6 लाख करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो बैंकों के डिफ़ॉल्टर हो गए थे, जो और क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के डिफ़ॉल्टर थे, जो लोन राइट ऑफ हुए हैं भारत में, वो 6,60,000 करोड़ है। और जो पिछले साल, आपको याद होगा, पिछले साल कॉरपोरेट टैक्स में जो उसकी शरह थी उसमें कमतरी लाए थे। 1,45,000 करोड़ का जो उनके टैक्स पे जो रेट लगता था, मुझे लगता है आई डोंट नो 40% से इनको 30% या कुछ ऐसा किया था। सब मैं एक चीज़ और भी बताता चलूँ, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। जो ये कॉरपोरेट टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, एक्साइज टैक्स होता है, जो हिंदुस्तान के राज्य हैं, तो 42% इनका भी हिस्सा होता है। अगर एक्साइज ड्यूटी बढ़ती है तो उसमें हमारा 42% हिस्सा होता है। अगर ये कॉरपोरेट टैक्स है तो 42% स्टेट्स का है, कस्टम ड्यूटी है तो 42%। तो इन्होंने क्या किया, जब से मोदी जी आए हैं, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते हैं, पर उसको एक्साइज नहीं बोलते, स्पेशल एक्साइज बोलते हैं, ताकि स्टेट्स को हिस्सा ना मिल सके। बोल देते हैं जीएसटी में आपको इजाफा दिया है। इसी तरह कस्टम्स
कि ड्यूटी बढ़ेगी तो उस पर कोई स्पेशल कस्टम बोल देंगे, पर स्टेट्स को हिस्सा नहीं देंगे। और उसी तरह जैसे मैंने बोला, अगर कॉरपोरेट टैक्स माफ़ करना था तो पहले स्टेट से मुशावरत करनी थी। आफ्टर ऑल 1,45,000 करोड़ में सबसे छोटा राज्य पंजाब है, 3,500 करोड़ हमारा था, बिना पूछे आपने कैसे माफ़ कर दिया? तो अगर आपने किसान को कर्ज माफ़ी नहीं देनी, क्रॉप लोन पे आपने वेवर नहीं देना, बट आपने इंडस्ट्री को जो वेवर दिया है, इस बात का भी हमें रंज है। और मैं बताता चलूं, जो फसल बीमा योजना, पीएम फसल बीमा योजना है, प्राइवेट इंडस्ट्री को बहुत हाई प्रीमियम देना पड़ता है, और वापस जो है उन्होंने 10,000 करोड़ रुपया सिर्फ हरियाणा से कमाया। पीएम किसान जो फसल योजना है, जितने बीजेपी के स्टेट्स हैं वहाँ लागू हुई है, हमने पंजाब में नहीं करा। अगर किसी का नुकसान होता है सरकार दे देती है, क्योंकि प्रीमियम इतना ज़्यादा, इससे तो बेहतर है कि हम खुद ही दे दें। वो किसी उर्दू के कवि ने लिखा है कि गोया ज़रा सी बात पे बरसों के याराने गए, चलो इतना हुआ कुछ लोग पहचाने गए। बीजेपी जो अपने आप को समझती थी कि हम किसान के बहुत हितैषी हैं, किसान के मसीहा हैं, तो कम से कम ये तो पता चल गया कि ये जो नए कानून बनाए हैं ये हक में नहीं है। और ये जो 3 ऑर्डिनेंसेस जो कानून की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं, तो मैं तो एक तो द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020, the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020, the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Ordinance 2020, ये जो 3 ये बिल आज अगर आप अखबार या आप टीवी देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो किसान जो तंजीमें हैं उनका जो रद्द अमल है, और ख़ास करके जहाँ से मैं वहाँ बहुत ज़्यादा शदीद है। और इसकी अगर मैं मोटा मोटा आपको ये बताता चलूँ कि एतराज़ात क्या है। सबसे पहले एतराज़ तो ये है कि ये जो बिल आए हैं ये कह रहा है कि कोई भी व्यापारी बिना लाइसेंस लिए, पहले अगर आपने गेहूं, चावल, मक्की, बाजरा, सरसों, चना जो भी खरीदना है, आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है कि मैं इसमें कारोबार कर सकता हूं। ये जो नया बिल आया है ये बोला कि लाइसेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर है आप कारोबार करो। और हमें इस बात का एतराज़ है कि अगर कोई किसान से कोई भी चीज़ खरीद के ले गया, उसके पैसे अगर ना दिए, व्यापारी को घाटा पड़ गया, एमएसपी पे ना दिए, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? उसके पास तो कोई लाइसेंस भी नहीं था, हम तो जानते भी नहीं है। उसका लाइसेंस विड्रॉ करें, उस पर कोई पेनल्टी डालें। अगर गवर्नमेंट को यही नहीं पता कि आपका बंदा कौन है जो खरीद रहा है, और ये आप हैरान रहेंगे कि 19 चौधरी छोटू राम होते थे, हमारे पंजाब के रेवेन्यू मिनिस्टर थे और बड़े किसानों के मसीहा माने जाते हैं। 1939 में उन्होंने पंजाब में एपीएमसी एक्ट बना दिया था, और आज 100 साल के बाद जो हमने 100 साल पहले जो किसान ने एक किस्म की कोई विजय हासिल की थी, आज 100 साल बाद ये रद्द हो गए। दूसरा, हमें ये भी एतराज़ है कि जो भी फसल की बिक्री होती थी, जिसको मंडी यार्ड बोलते थे, मंडी यार्ड, उससे बाहर फसल नहीं बिक सकती थी। तो ये जो नया कानून लाए हैं, तो इसमें ये भी दर्ज है कि मंडी में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मंडी में नहीं आएगी तो प्राइस डिस्कवरी क्या होगी? किसान जो हैं हिंदुस्तान में, अक्सरियत किसानों की 2 एकड़ के किसान हैं, उनकी हैसियत और औकात नहीं है कि प्राइस के लिए कोई आर्ग्यू कर सकें।
आज जो मूंग है, हरी मूंग जो होती है, उसकी MSP 7800 रुपये है। मेरी राजस्थान में भी खेती है, मैंने 6000 रुपये पे बेची है। मैं कैसे आर्ग्यू करूंगा कि MSP मुझे दो? मेरी हैसियत और औकात ही नहीं है किसान की व्यापारी के सामने। उन्होंने बोला जी आजकल दाम ये चल रहा है, बेचनी है बेच दो, नहीं तो अपने घर में रख लो। मेरे घर में कहाँ है जगह रखने के लिए? और तीसरा, हमें ये भी एतराज़ है कि ये जो बिल कह रहा है, जो भी मंडी में फसल आती है उस पर एक छोटा सा मंडी फीस लगती है, रूरल डेवलपमेंट फीस लगती है। और जितनी देहात में जिसको लिंक रोड्स बोलते हैं, मंडियाँ बनी हैं, शेड बने हैं, तो ये इस पैसे से बनती हैं। आपके कॉरपोरेट घराने आएंगे सारा कुछ खरीद के, विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि उनको तो कोई मंडी फीस देने की ज़रूरत है ना। तो हमने तो शायद अगले हफ्ते ये, क्योंकि यूपी में तो सरकार नहीं है जो किसान की बात कर सके, पर हम पंजाब में कर रहे हैं कि सारे पंजाब को ही मंडी डिक्लेयर कर दिया। एक तो होता है ना यार्ड, हमने बोला भी पंजाब का हर गोशा, पंजाब का हर कोना मंडी है। कोई बंदा मंडी फीस के बगैर, रूरल डेवलपमेंट फीस के बगैर और वो पर्ची कटाए बगैर वो कारोबार नहीं कर पाएगा। और दरअसल हकीकत ये है कि दरअसल सरकार MSP से निकलना चाहती है। FCI पे 6 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ गया। होता क्या था, FCI तो सामान खरीदती है और PDS में दे देती है। FCI को तो बजट से पैसे देने होते हैं, तो 6 साल से जब आपने नहीं दिए तो FCI कर्जा ले रही है नेशनल स्मॉल सेविंग फंड का। तो जब ये PDS ख़त्म हो जाएगा, लाख करोड़ रुपया इनको फूड सब्सिडी से बच जाएगा। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर कोई मेरी कैमरे में कोई बात सुन रहा है, कितना अनाज देते हैं एक आदमी को? 5 किलो। गेहूं की क्या कीमत है? 1725 रुपये। तो 17.5 रुपये किलो गेहूं बिकता है। 2 रुपये 2.5 रुपये कैरिंग कॉस्ट लगा लो, 20 रुपये किलो। एक महीने के 5 किलो अनाज देना है, 100 रुपये। अगर गवर्नमेंट एक 100 रुपया 5 किलो एक गरीब आदमी को, जो 80 करोड़ जो खते गुर्बत से नीचे हैं, अगर 100 रुपया महीना भी नहीं दे सकते, तो आपको क्या हक है, आपको क्या अधिकार है अपने आप को गवर्नमेंट कहलाने का? मुझे इस बात का भी दुख है। और एक ये भी तासुर पैदा किया जा रहा है, मैंने पार्लियामेंट में सुना था कि इस एक्ट की वजह से अब किसान भारत में कहीं भी बेच लेगा, जहां मन करे। आप पंजाब से केरल में बेचो, महाराष्ट्र में बेचो। 2 एकड़ वाला किसान, पहले भी कोई पाबंदी नहीं थी, ये गलत है कि पाबंदी थी। और सर मैं आपको ये कहता चलूं, एक बिहार मॉडल है एग्रीकल्चर का, जहां उन्होंने APMC ख़त्म कर दी, और एक पंजाब मॉडल है। बिहार का किसान जो है, वो नीली छतरी वाला, जो इंसानों के दिलों के भेद जानता है, जो इंसानों के दिलों के राज जानता है, मैं वो नीली छतरी वाले को आज की सभा में हाजिर नाजिर जान के बता रहा हूँ कि बिहार का जो किसान है, उसको जो रेट है उसको 30% कम किसान को मिल रहा है। और ये बिहार मॉडल हिंदुस्तान में अब नाफिज होने जा रहा है। एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई अधिकार नहीं है स्टेट सब्जेक्ट में वो दखल दे। हम तो सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चैलेंज करने के लिए हम तैयार हैं। इसके आने से स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग यूपी रेवेन्यू लॉस भी होगा, एम्प्लॉयमेंट लॉस होगा। आड़तीए बैठे हैं, उनके मुनीम हैं, वहाँ के लोडर होते हैं, वहाँ के सफाई करने वाले होते हैं, वहाँ के ट्रक गाड़ियाँ चलाने वाले होते हैं। एम्प्लॉयमेंट लॉस जो है वो भी होगा। सो मैं तो आज
यही कह सकता हूँ, अल्लामा इकबाल का एक बड़ा मकबूल शेर है कि उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से दहका को मयसर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर गोशाए गंदम को जला। और मैं आखिर में 1 मिनट और लूँगा आपसे। मैंने एक तुर्की के बहुत बड़े लीडर नेता होते थे, मुस्तफ़ा कमाल, जिन्होंने अत्तातुर्क जिनको बोलते थे, तो मैंने उनकी जीवनी पढ़ी, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी। तो उसमें एक छोटा सा एक मुझे इंसिडेंट, आपने बोला मैं मेजर था तुर्की की फ़ौज में और मैं मिलिट्री अटैचे लगा था। एक मुल्क है यूरोप का जिसको हंगरी बोलते हैं, हंगरी का बड़ा हसीन कैपिटल सिटी है बुदापेस्ट। इस मैं बुदापेस्ट में अपनी फ़ौज की वर्दी पहन के रात को खाने के लिए एक बहुत आलीशान होटल में गया। तो मैं होटल में बैठा खाना खा रहा था, तो जैसे ही मैंने खाना शुरू करा तो एक हंगरी का किसान जिसकी वर्दी इतनी अच्छी नहीं थी, कपड़े इतने सुंदर नहीं थे, जिसके बूट पे मिट्टी लगी हुई थी, वो भी उस होटल में आ गया और मेरी बगल वाली टेबल पे बैठ गया। तो मैनेजर जो होटल का आया, उसने चुपके से वो किसान के कान में यह बात बोली कि भाई साहब, ये जो होटल है ये बहुत बढ़िया क्लास का होटल है और आप जैसे लोगों को हम यहाँ खाना खाने पे इनकरेज नहीं करते। तो मुस्तफ़ा कमाल बोले, खाना तो मैं खा रहा था पर मेरे कान, वो जो गुफ्तगू चल रही थी दूसरे टेबल पे वहाँ पर थी, और जो किसान ने जो बात बोली, उन्होंने बोला मेरे दिल में और मेरे दिमाग पे उसने गहरा असर किया। और किसान ने बोला मैनेजर को, और वही मैं बात आज बीजेपी और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूँ। किसान ने बोला कि मैनेजर साहब, मैं इस मुल्क का किसान हूँ, मैं इस मुल्क के लिए अनाज पैदा करता हूँ, मैं इस मुल्क का पेट भरता हूँ, और मेरा बेटा जो है वो फौज में है, और वो हंगरी की जो सरहदें हैं उसकी हिफाजत कर रहा है। मुझे इस टेबल से बैठने के लिए आप रोक नहीं सकते। मेरा बेटा जो है वो हंगरी की सरहदों पे खड़ा है। मैं मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से कहूँगा, हम किसान हिंदुस्तान के इकट्ठे हुए हैं, हम सादे तो ज़रूर हैं, वर्दी भी शायद हमारी इतनी अच्छी नहीं है, बूट भी हमारे पास इतने अच्छे नहीं हैं, पर आज जो लद्दाख में जो फ़ौज बैठी है वो हमारे बेटे वहाँ सरहदों पे, किसान के बेटे हैं जो सरहदों पे बैठे हैं, उस तेज़ और तुंद और बर्फीली हवाओं के सामने, और हम हिंदुस्तान के लिए अनाज पैदा कर रहे हैं। अगर ये भारत का किसान ना होता तो हिंदुस्तान की जो कौम है वो अमेरिका के दान दी हुई गेहूं और चावल पे पल रही होती। हमें इस टेबल से बैठने के लिए कोई रोक नहीं सकता। और मैं कांग्रेस पार्टी का जो अज़म है, कांग्रेस पार्टी का जो हलफ है, और मैं आपके ज़रिए कांग्रेस पार्टी के जो किसान, जो भारत के जो किसान हैं, मैं एक ही बात बयान कर सकता हूं कि आखिरी दम तक और आखिरी सांस तक किसान के जो मफादात हैं उसकी हम हिफाजत करेंगे। और एक चौधरी छोटू राम जो हमारे लीडर थे किसानों के, उनका बड़ा फेवरेट शेर था, मैं उसी से अंत करूंगा। और वो किसान को भी शायद वो प्रेरणा देगा। वो बोलता है कि ऐ ताहिर लाहौती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परिवाज़ में कोताही। तो सारे देश के जो किसान हैं, एक कौम होती है
और कौमों के मिजाज होते हैं। कुछ कौमें ऐसी होती हैं जो हार नहीं मानने वाली कौमें। तो हम अपने हक के लिए किसान जो हैं वो लड़ेंगे। और मैं बीजेपी को ये वाज़े तौर से कहना चाहता हूँ कि किसान बड़ा भोला है। प्यार से, अगर प्यार से कोई जान मांग ले तो जान दे देते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमें ये कानून का झांसा मत दो, कानून हमें मत सिखाओ कि ये आपके हक में है, इससे किसान जो है वो बहुत तरक्की करेगा। सो मैं माफ़ करना, मैं थोड़ी बात लंबी ले गया, बट कांग्रेस पार्टी का जो नुक्ते नज़र है वो आपके सामने बयान किया है। अगर किसी का कोई सवाल हो तो जितनी मेरी हैसियत और औकात है मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका जवाब दे सकूं। आपने इतने अदब और सब्र से मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। मनप्रीत जी, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो क्या पंजाब सरकार इस बिल के खिलाफ जाएगी सुप्रीम कोर्ट? सब देखिए, क्योंकि जो लोकस स्टैंडाई है वो कांग्रेस पार्टी की तो नहीं बनेगी, पर पंजाब सरकार की बनेगी। सो हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और हम दो बिना पे जा रहे हैं। एक तो ये है कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, जैसे एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है, पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, हेल्थ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई अधिकार नहीं है कि ये इस पे लेजिस्लेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करे। तो एक तो इस बिना पे भी जा रहे हैं। दूसरा, हम इस बिना पे भी जा रहे हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो किसी स्टेट की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। तो हमारे इस बिल के आने से, क्योंकि हमारा टोटल एमएसपी का जो रेवेन्यू है वो 70,000 करोड़ है और जो स्टेट को लेवीज आती हैं वो 4,000 करोड़ है। तो इतने छोटे स्टेट के लिए इतना नुकसान होना, तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पे हमें एतमाद है और जो हक की बात है वो सुप्रीम कोर्ट ज़रूर सुनेगा। और जैसे मैंने कहा, आखिरले सांस तक और आखिरले दम तक इस बिल का विरोध करेंगे। मंत्री जी, आपने किसानों की बात की। कुछ किसान हैं जिनके पास जमीन नहीं होती, बटाई पे काम करते हैं, उनके लिए ये बिल किस तरीके से? तो जो बटाई वाला किसान है और जो मलकियत है जिसकी, वो तो बरोबर हो गया। अगर आपने एमएसपी से हटके बेचनी है, मतलब कम बेचनी है, तो बटाई वाले किसान को भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और जहाँ तक प्राइवेट जो कारोबारी है उसका क्या भरोसा है किस रेट पे ख़रीदेगा, क्योंकि बटाई वाले किसान की तो औकात शायद मालिक से भी कम होगी। देखिए, मैं ये जो आपसे बातें कर रहा हूँ, एक तो होता है कि सियासी शोखाबाजी में बातें हो रही है, ये कि पार्टी का, बट मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। ये प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया है कि एमएसपी ख़त्म नहीं होगी। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया है कि हम एमएसपी चालू रखेंगे। मैं आपके सामने जिंदा मिसाल मैं बैठा हूँ, पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर हूँ। इन्होंने हमें बोला था आप जीएसटी के निज़ाम में आ जाएं, अगर आपको कोई घाटा पड़ गया इस स्कीम के अंदर तो हम आपको कॉम्पनसेट कर देंगे, कॉम्पनसेशन दे देंगे। हमें सच नहीं आया। फिर उन्होंने बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी कॉम्पनसेशन बिल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है उसके अंदर दर्ज है कि कोई स्टेट को अगर घाटा पड़ गया तो उसकी कॉम्पनसेशन देंगे। मैं फाइनेंस मिनिस्टर बैठा हूँ, मैं हल्फन और कसमन आपको कह रहा हूँ कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर ख़त्म हो गया है। पंजाब स्टेट को, एक्चुअली सारे स्टेट्स को कॉम्पनसेशन नहीं मिली। 9,000 करोड़ रुपया, मुंह से ही कह देना 9,000। इतना छोटा स्टेट है, 2.5 करोड़ आदमियों का। 9,000 करोड़ अगर रुपया हमें नहीं मिला, जो गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट और ऑब्लिगेशन है, जैसे बैंक बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है, हम क्या करें? जेलों के दरवाजे खोल दें, अस्पताल बंद कर दें, स्कूल बंद कर दें? यार कैसे स्टेट चलेगा?
कभी बोल रहे हैं कम ले लो, कोरोना आ गया बाद में कर लेंगे, ऐसे थोड़ी यार हिंदुस्तान ने एक सुपर पावर बनना है। मंत्री जी ये बताइए, कांग्रेस भी विरोध कर रही है, किसान भी विरोध कर रहे हैं, शॉर्ट में ये बताइए कि ऐसी क्या चीज़ है इस बिल में जिसकी वजह से ये जायज़ नहीं है किसान? सब हमने अगर एक नुक्ते में मैंने बात बतानी हो तो हमने जब ये बिल ऑर्डिनेंस की शक्ल में आए थे और फिर उस पर डिबेट हुई तो हमने तो सिर्फ एक ही बात बोली थी कि इसमें एक आप शिक और डाल दें, एक क्लॉज और डाल दें कि हम गारंटी करेंगे कि ये एमएसपी पे हम खरीद लेंगे। ये शिक नहीं डाली। चलो बाकी तो छोड़ो ये इस अगर आप बोल रहे हो, ट्वीट भी कर रहे हो, बोल भी रहे हो कि एमएसपी पे खरीदेंगे, तो इसको बिल का अगर हिस्सा बना लेते तो कौन सी आफत गिर जाती। थैंक यू। जो आपत्ति के पॉइंट्स हैं कि आखिरकार नुकसान क्या होगा किसान को, वो किसान को नुकसान ये होगा कि एक तो जो मंडी के बाहर चीज़ बिक रही है उस पे हम एक तो एमएसपी इंश्योर नहीं कर सकेंगे, उसके साथ कोई धोखा होगा तो वो कोई इंश्योर नहीं हो सका। अब तो सिर्फ लाइसेंस वाला आदमी खरीद सकता है और लाइसेंस जिसके पास है उस पर पेनल्टी भी लग सकती है, उसका कारोबार भी बंद किया जा सकता है। वो कितने दिन में पेमेंट देगा किसान को? 48 घंटे में देगा, 72 घंटे में देगा? तीसरा ये भी इतराज़ है हमें कि अगर कोई खरीदता है, कोई यूपी से चीज़ खरीदता है और मंडी फीस या रूरल डेवलपमेंट फीस नहीं देता, तो देहात में जो सड़कें बन रही हैं, मंडियां बन रही हैं, जो फार्मर की या मजदूर की इंश्योरेंस है वो कहाँ से आएगी? मैं कॉरपोरेट घराना हूँ, मैंने खरीद लिया पर मैंने यूपी के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी। तो हमें इस बात का शदीद इतराज़ है साहब। एक सवाल है हमारा, जैसे आप पंजाब सरकार में वित्त मंत्री हैं तो आपने सब मुद्दों पे थोड़ा बात किया, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था जैसे पिछले क्वार्टर में -43.9 है GDP, तो उसके बाद में कांग्रेस सरकार का क्या कहना है? और कांग्रेस सरकार अगर यहाँ पे होती तो वो उनका कैसा रहता कि वो ये GDP को थोड़ा बढ़ा? सब देखिए ऐसे है कि 2008 में भी एक वर्ल्ड में क्राइसिस आया था, एक डिप्रेशन आई थी। सिर्फ एक हिंदुस्तान वह देश है जहाँ पर क्राइसिस नहीं हुआ। तो मेरा अपना मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं अकेले कुल नहीं हूँ, कि ये जो नोटबंदी और जो GST का निज़ाम आया, इससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो लड़खड़ा गई। आप मेरी बात पे यकीन कर लेना, ये कोविड की वजह से नहीं है। इंडिया ऑलरेडी रिसेशन में चला गया था। अगर कोविड ना भी आता तो हमारे हालात जो इकोनॉमी के हैं वो बहुत बुरे थे। और अगर आप पता नहीं आप अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि आज तो लगता है यार ये विरोधी आदमी है। देखिए ये जो बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं, ये कोई पिलर्स पे खड़ी है। अगर वो पिलर गिर जाएंगे तो छत भी नीचे आ जाएगी। अगर आप हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत करेंगे, अगर आप हिंदुस्तान के ऑडिटर जनरल के पोस्ट पे मुदाखलत करेंगे, CBI पे करेंगे, इलेक्शन कमीशन पे करेंगे, अगर आप अपने चहेते आदमियों को अपनी मनमर्द जो आप कहते हैं, तो ये देश कमज़ोर हो जाएगा। और हमें दुख इस बात का है कि ये देश को कमज़ोर कर रहे हैं। वक्ती तौर पे इनको फ़ायदा पहुंच रहा है, मैं मानता हूं इनको फ़ायदा पहुंच जाएगा, पर ये मत भूलिएगा कि कांग्रेस पार्टी ने ये इंस्टीट्यूशंस खड़े करे थे। जब हम छोटे बचपन में थे, छोटे स्कूल में साइंस की क्लास में जाते थे, तो हमें सिखाया गया था कि अगर पानी को आप 100 डिग्री पे उबाल दोगे तो ये भाप बन जाएगा। ये साइंस है, साइंस तयशुदा है, इसमें किंतु परंतु नहीं है कि भगवान की कृपा होगी तो ये भाप बन जाएगी। उसी तरह जो स्टेट क्राफ्ट होती है, राजनीति होती है, ये भी एक साइंस होती है कि आप फलां काम करोगे, खुशहाली आनी है। आप ये काम करोगे, बर्बादी आनी है। भगवान की कृपा भी हो जाए फिर भी बर्बादी आएगी। तो आप अगर जिसको रूल ऑफ लॉ, कानून की सरपरस्ती, कानून की बालादस्ती, जब तक अगर कानून को आप मानने के लिए तैयार नहीं हो कि जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, जो ऑडिटर जनरल, अब मैं प्रेस में ये कहना नहीं चाहता, ये उनकी जो सुप्रीम कोर्ट या उनकी गरिमा या मर्यादा के खिलाफ बातें होंगी,
बट अगर आप ऐसे आदमी वहाँ उसको चलाएंगे तो जाहिर है कि देश कमज़ोर हो जाएगा। और हमें दुख इस बात का है, चलो ये बात कहनी नहीं चाहिए, मैं पंजाब से आया हूँ, हर दूसरा ख़ानदान जो है पंजाब में जो बैठा है, हरियाणा में, दिल्ली तक भी, हर दूसरा ख़ानदान पाकिस्तान से उजड़ के आए, पाकिस्तान से सब कुछ छोड़ के आए। और अगर आपकी तो उम्र बहुत छोटी है, आपको तो क्या पता होगा, लाखों मेरे देश की माएँ थी जब वहाँ से हिजरत करके आए, पर जो पंजाब से गए वो भी हमारी माएँ थी, उनके सरों से चादरें छीन ली गई। लाखों बेटियां थी मेरी जिनके सिरों से दुपट्टे नोच लिए गए। लाखों बुजुर्ग थे मेरे देश के जिनकी जवान सोटियां टूट गई। फिर जाके 15 अगस्त 1947 का सूरज चढ़ते देखा है। हमने बहुत बड़ी कीमत अदा की है।